आज अपन पढ़ेंगे जनवादी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता। पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान। चीन का जो वर्तमान संविधान 1982 में ही विस्तृत और एक संक्षिप्त संविधान है। इसमें क्या है, इन प्रस्तावना में जनवादी चीन का ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्था में परिभाषित किया गया है। इसमें क्या है, एक प्रस्तावना है, 4 अध्याय है और इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास एवं अनुभवों का विवरण दिया गया है। अब दूसरा क्या है, जनवादी चीन की विशेषता लिखित तथा निर्मित। इसमें क्या है, नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह ही लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने ही किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा है अन्वय संविधान। इसमें क्या है, यह एक अन्वय संविधान है। संविधान को अन्वय इसलिए भी कहा गया है कि इसमें संशोधन उतनी ही सुगमता से नहीं किया जा सकता जितनी सुगमता से कोई साधारण कानून बनाया मिटाया जा सकता है। इस प्रकार चीन का 1982 का संविधान अन्वय यानी कठोर है। फिर चौथी जो जनवादी चीन की विशेषता है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। इसमें क्या है, पिछले संविधानों में सरवारा वर्ग की तानाशाही शब्द का ही उल्लेख मिलता था, लेकिन जबकि 1982 का संविधान जनता के जनवादी अधिनायक तत्व के घोषणा करता है। और इसमें क्या है, लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक व जमींदारों प्रतिक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। मजदूरों की तानाशाही जमींदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज्यादा अच्छी है। फिर है पांचवी विशेषता है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है और राज्य प्रशासन का संचालन है जनता स्वयं करती है। फिर है अपनी विशेषता, छठी विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व में सोवियत संघ की ही भांति चीन का भी नया संविधान लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। संविधान चीन के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत को प्रयोग में लाएंगे। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम का अधिकार उपलब्ध है। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने का भी, सुझाव देने का भी अधिकार है। फिर सातवीं विशेषता है बहुराष्ट्रीय राज्य। संविधान के अनुसार चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। इसमें 56 जातियां निवास करती हैं। इन राष्ट्रीय जातियों की भाषा, लिपि, संस्कृति और खान पान के क्षेत्र में थोड़ी बहुत स्वायत्तता है। उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए संविधान में या प्रदेश में स्वायत्त प्रीफेक्ट तथा स्वायत्त काउंटी शब्दों का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुसार किसी भी राष्ट्र जाति के प्रति भेदभाव रखना या उस पर अत्याचार करना एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। फिर जो है आठवीं विशेषता है, इसमें है एकात्मक शासन प्रणाली एवं प्रादेशिक इकाइयां। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा ही एकात्मक शासन प्रणाली को मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है और एक ही शक्ति या एक ही इकाई में निहित है, जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है। फिर जो
नौवीं विशेषता है नागरिकों में मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य। कौन कौन से होते हैं इसमें? आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब 10वीं विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार के उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया जाता है, संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूर और व्यवसायियों के कानूनों के परिधि के अंतर्गत उद्यम की आजादी देता है। 11वीं विशेषता है एक दलीय प्रणाली। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। संविधान में स्पष्ट होता है कि चीन में समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है और संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि पिछले 30 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है और बड़ी सफलता भी अर्जित की है। 12वीं विशेषता है केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग है की व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा अनुपम संस्था है और चीन में पूर्ववर्ती संविधानों में भी इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। सेना को निर्देश यही आयोग देता है। इस आयोग के सभापति, उपसभापति एवं तथा सदस्य होते हैं। फिर 13वीं विशेषता है राष्ट्रपति पद की पुनः प्रतिष्ठा। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है। 1978 में संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। फिर इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है। फिर है 14वीं विशेषता है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन मिलता है। पहला, चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। दूसरा, चीन पंचशील के आदर्श का पालन करेगा। तीसरा, चीन साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी का विरोध करता है। चौथा है चीन एक स्वतंत्र विदेश नीति को पालन करते हुए विश्व के अन्य देशों की राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।